बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा थर्ड लेक्चर है कंप्यूटर का। थर्ड लेक्चर बेस कर रहा है हमारा थर्ड वीक पे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि डिफरेंट मेथड्स थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के। फिर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा कि एल्गोरिदम किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, फ़्लो चार्टिंग क्या होती है, फ़्लो चार्टिंग को किन किन सिंबल्स की मदद से हम लोग बिल्टअप करते हैं। तो उसके कुछ स्पेशल सिंबल्स थे और उसकी कुछ गाइडलाइन थी डिटेल में दी हुई, और लिमिटेशंस ऑफ फ़्लो चार्ट, एडवांटेजेस ऑफ फ़्लो चार्ट्स। तो ये कल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है। तो स्टूडेंट्स, उसी की कुछ एग्जांपल्स भी की थी और उसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज, जो कि फर्स्ट स्टार्ट हो रही है फिल इन द ब्लैंक्स में। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश। फर्स्ट में है प्रोग्राम। The set of rules for writing program in a programming language is known as dash of the language. Definitely वो rules क्या होते हैं किसी भी programming language के, उसे syntaxes कहा जाता है। तो सेकेंड में आएगा syntax. Flowchart is a dash representation of an algorithm, pictorial representation. An algorithm solve problem in dash numbers of steps, finite number of steps. During dash, a program is decomposed into multiple subprograms. कहाँ पे किया जाता है प्रोग्राम को? सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाता है। किस पे डिकम्पोज किया जाता है? एनालिसिस द प्रॉब्लम में। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग डैश इन अ प्रोग्राम एरर्स. Program dash refers to the installations of program in the user environment. Implementation. जब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, इंस्टॉलेशन करना पड़ती है. Occurrence of a dash errors crashes the program. कौन सा एरर होता है जो कि प्रोग्राम को क्रैश कर देता है, उसकी लाइफ टाइम को क्रश आउट कर देता है? तो ये रन टाइम एरर है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर्स. बेसिक इज हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज. तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज. हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम. प्रोग्राम अपडेशन रेफर्स टू प्रोग्राम इन्हेंसमेंट, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे है ये प्रोग्राम इन्हेंसमेंट. Which of the following tasks are performed by most of the algorithm? Input, output, processing, all of these. Definitely all of these. Typographical errors in basic statements are runtime error, logical error, syntax errors, and the execution errors. The syntax error, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक्स हमारी सेंटेक्स एरर्स में ही होती है, तो टाइपोग्राफिकल एरर्स डेफिनेटली सेंटेक्स एरर्स में होते हैं. द डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, प्रोसेसिंग, रिमार्क्स, decision making. Division by zero, syntax error, logical errors, runtime error. Definitely runtime error. Which of the following documents describe various features of the software and the way it is used? Software requirements, problem descriptions, user manual, algorithm. User manual. Algorithm is a requirement documents, design document, test document, user guide. तो ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है. जब कोई वेब डेवलपर डिज़ाइन करता है सॉफ्टवेयर को तो इसीलिए इसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कहा जाता है एल्गोरिदम को, क्योंकि एल्गोरिदम स्टेप्स में यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को स्टेप्स में डिवाइड कर देना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स कहलाता है. द टेक्निक डिवाइड एंड कन्क्वेयर इज़ यूज टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लार्ज प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम. तो हमारा आंसर है कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स.
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. सिंटैक्स एरर अकर्स ड्यू टू रॉन्ग प्रॉब्लम लॉजिक. कभी भी सिंटैक्स एरर रॉन्ग प्रॉब्लम लॉजिक की वजह से रॉन्ग नहीं होता, तो ये क्या है हमारा फॉल्स. टॉप डाउन डिज़ाइन इज फॉलोड टू सॉल्व द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम. फॉल्स. Desk checking is the process of verifying the working of an algorithm. Definitely algorithm को check करने के लिए desk checking की जाती है. Debugging is an important part of analyzing. True. Every stage of program development is the document. False. A rectangle symbol is used for decision making in the flowchart. True. Requirement document is not helpful at development stage. False. The usual direction of flowchart is from left to right या right to left. यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है right to left, जबकि एक्चुअल स्टार्ट होती है left to right, तो ये भी false. Annotation symbol is used for writing comments. Annotation symbol comment के लिए यूज़ होता है, ये भी false. इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, जो कि हम लोग इंशाल्लाह न्यू क्लासेस के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग है, डिटेल है, प्रोग्रामिंग डिटेल है उसके बारे में. तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट. तो स्टूडेंट प्रोग्रामिंग में जो जो कमांड्स यूज़ होती हैं बेसिक लैंग्वेज में, उसका देखते हैं कि किस इस चैप्टर में उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डिटेल दी गई है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारा. द बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय द जॉन कैमिने एंड द थॉमस कॉट्स. बेसिक लैंग्वेज किसके डेवलपर्स कौन हैं? जॉन कैमिने और थॉमस कॉट्स. In 1963 at Dartmouth College, USA. बेसिक लैंग्वेज के डेवलपर जॉन कैमिने एंड थॉमस कॉट्स है. 1963 में ये डेवलप हुई है, डॉर्टमाउथ कॉलेज का नेम है. इट वॉज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू ईच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स. क्योंकि ये बेसिक्स के नाम से इंट्रोड्यूस्ड की गई है, ये तो ये लैंग्वेज भी इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फंडामेंटली प्रोग्रामिंग करवाई जाती थी. इट वॉज डिवेल्प टू एड्रेस द कम्प्लेक्सिटी इशूज ऑफ ऑल्टर लैंग्वेज. स्टूडेंट्स इसमें डेवलपमेंट की जाती थी, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही फीचर्स अवेलेबल थे, बहुत कम फंक्शंस अवेलेबल थे, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट्स को करवाई जाती थी, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं थी. इसमें बहुत से ऐसी डेफिशिएंसीज थी, ऐसे फंक्शंस थे जो अवेलेबल नहीं थे. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है GW बेसिक इज एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक्स. GW बेसिक्स किससे इंटरप्रेट की गई है? बेसिक्स से, क्योंकि GW बेसिक का ही पार्ट है. बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज. There are many other translators, compiler and interpreter for the basic for different vendors such as QBasics. QBasic stand for Quick Basic, which provides the menu-driven environment to write and execute basics program. तो स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि बेसिक्स लैंग्वेज क्योंकि इनिशियली स्टेज पर स्टूडेंट्स को करवाई जाती थी, तो इसका जो नेक्स्ट वर्जन आया जिसे QBasic कहा जाता है, क्विक बेसिक्स, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई. ये मेन्यू ड्रिवन आ गई, इसमें मेन्यू अवेलेबल होता था, डिफरेंट इन्वायरमेंट था, इस पर राइट और एग्जीक्यूशन होने लगी प्रोग्राम्स की. प्रोग्राम को राइट करना और एग्जीक्यूट करना तो बेसिक्स में भी किया जाता था, लेकिन क्विक बेसिक एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही थी, मेन के बिल्ट इन इन्वायरमेंट जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते थे. है वी शैल रेफर्स टू द ओनली GW बेसिक्स बिकॉज इट प्रोवाइड अ सिंपल ईजी टू यूज़ द एनवायरनमेंट. तो सबसे बेटर कौन सा वर्जन था GW बेसिक्स?
तो स्टूडेंट्स GW बेसिक्स एक ऐसा लैंग्वेज सॉफ्टवेयर था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर था जो कि इंतहाई सिंपल भी है और इजी भी है। एनवायरनमेंट इसका इजीली इसे स्टूडेंट्स समझ सकते हैं और इस पर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस देखते हैं कि मोड्स ऑफ ऑपरेशंस हमारे पास कितने टाइप्स के ऑपरेशंस हैं। इसके GW बेसिक्स के ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं, इसके मोड्स कितने टाइप्स के हैं। तो GW बेसिक्स कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स। इसके 2 तरह के मोड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मोड, एक इनडायरेक्ट मोड। व्हेन GW बेसिक्स इज लोडेड इट शोज ओके मैसेज। जब आप GW बेसिक्स को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो ओके मैसेज आता है, हर लाइन पे ओके का मैसेज आता है। एट दिस स्टेज इट इज़ इनडायरेक्ट मोड, डायरेक्ट मोड में। In direct mode, GW basics commands are executed as they are typed. Result of arithmetic and logical operations can be displayed immediately, but the command themselves are lost after execution. तो स्टूडेंट्स इसका एक नुकसान ये है कि डायरेक्ट मोड में क्या होता है, ओके का मैसेज आपको अपीयर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट मोड कमांड्स आर अवेलेबल, एग्जीक्यूट दे आर टाइप। जब आप कमांड टाइप कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स टाइप कर रहे होते हैं डायरेक्ट मोड में, तो रिजल्ट क्या आता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली बट द कमांड देमसेल्व्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो ऑटोमेटिकली कमांड्स क्या होती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं वहाँ से। The mode is useful for debugging and the quick computation that do not require a complete program. ये मोड यूज़फुल है किसके लिए, डिबगिंग सोर्सेज के लिए, डिबगिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसमें क्विक कंप्यूटेशन होती है, इसकी एग्जीक्यूशन क्विकली होती है। द इनडायरेक्ट मोड, यहाँ तक हमने देखा कि ये सब डायरेक्ट मोड की डेफिनेशन और डायरेक्ट मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं इनडायरेक्ट मोड। द इनडायरेक्ट मोड इज़ यूज टू टाइप प्रोग्राम। जैसे ही इसमें इनडायरेक्ट मोड पे कोई ना कोई प्रोग्राम टाइप किया जाता है, प्रोग्राम स्टेटमेंट आर ऑलवेज प्रेसीडेड बाय अ लाइन नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से वाज़िया हो जाता है कि इनडायरेक्ट मोड में हमेशा आपकी लाइन नंबर से शो होता है। देखें लाइन नंबर 10, 20, 30 एंड सो ऑन। जबकि डायरेक्ट मोड पे कोई लाइन नंबर नहीं है। तो इनडायरेक्ट मोड इज यूज्ड टू द टाइप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम स्टेटमेंट ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर एंड द स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। इसमें जो भी प्रोग्राम होता है वो लॉस्ट नहीं होता आफ्टर एग्जीक्यूशन, वो कहाँ स्टोर्ड होता रहता है, मेमोरी में स्टोर होता है। द प्रोग्राम लोडेड इनटू द मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय द एंटरिंग द रन कमांड। जैसे ही हम रन कमांड लगाते हैं, इससे हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूशन के बाद वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, हमारी मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन GW बेसिक्स कमांड्स और GW बेसिक स्टेटमेंट्स। GW बेसिक कमांड में और GW बेसिक स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है या इसकी डेफिनेशन क्या है। GW बेसिक्स कमांड्स are executable instructions which are operated in the direct mode. GW basics commands, जो commands का नाम लिया जा रहा है वो कहाँ पे execute होती है, direct mode पे। They do not require a preceding a line number, क्योंकि direct mode में line numbers नहीं होते, तो students यहाँ पे इसको चलने के लिए, execute होने के लिए किसी भी तरह की line number की ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं GW बेसिक स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। GW बेसिक स्टेटमेंट्स आर रिटन एज अ प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रेसीडेड बाय अ लाइन नंबर। जैसे कि हमने इनडायरेक्ट मोड पे देखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि GW बेसिक्स कमांड जो हैं वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होती हैं, डायरेक्ट मोड पे, जिसे चलने के लिए लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। जबकि GW बेसिक स्टेटमेंट्स कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, इनडायरेक्ट मोड पे, जिसे चलने के लिए लाइन नंबर प्रोसीडेड रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स ये इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि प्रोग्राम रिटन कैसे किया जाता है। हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर में हमारी GW बेसिक्स में प्रोग्राम किस तरह से राइट किया जाता है। तो देखते हैं
द GW बेसिक प्रोवाइड द IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आजकल के आप कंप्यूटर देखते हैं, आजकल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं, उसमें GUI यूज़ हो रहा है, मीन के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बट स्टूडेंट, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर ये बेसिक्स लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, डेवलप्ड हुई थी, तो इसीलिए वहाँ पे IDE एनवायरनमेंट यूज़ किया जाता था, जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था, वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक्स प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को राइट कर सकते थे, एडिट, चेंज कर सकते थे, सेव कर सकते थे, लोड कर सकते थे और रन कर सकते थे, एग्जीक्यूट कर सकते थे अपने प्रोग्राम्स को। तो इसी के साथ तो स्टूडेंट्स, आज आप जितनी भी प्रोग्रामिंग हाई लेवल, इवन कि आप देखते हैं कि ये भी बेसिक्स लैंग्वेज भी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन आजकल जो आप न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हाई लेवल लैंग्वेज देखेंगे तो स्टूडेंट्स वो बहुत ही डेवलप्ड हैं और मेन्यू ड्रिवन बेस पे आ रहे हैं, वो GUI पे बेस कर रही हैं, ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट पे। तो स्टूडेंट्स वो बहुत ही कलरफुल, आप देखते हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो ब्लैक एंड वाइट होता था और इस पर स्टेटमेंट्स की जाती थी डिफरेंट, और इसके फंक्शंस नीचे अवेलेबल होते हैं। इसका ये इंटरफेस होता है, ये फुल स्क्रीन पे नहीं होता, आपकी स्क्रीन पे के सेंटर पे ये शो होता है, ये इंटरफेस। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम। अब जब प्रोग्राम को लिख दिया जाता है, उसकी स्टेटमेंट्स राइट कर दी जाती हैं, उसकी क्रिएशन और उसकी सेविंग कैसे होती है GW बेसिक्स में। द प्रोग्राम इज़ द फाइल दैट कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट फॉर द कंप्यूटर। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, रूल, रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो लिख दी जाती है उसे प्रोग्राम कहते हैं। इन अ GW बेसिक्स प्रोग्राम लाइन्स हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट, लाइन नंबर, स्टेटमेंट्स, इस तरह। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि इसमें लाइन नंबर किस में प्रोसीड किया जाता है, लाइन नंबर इनडायरेक्ट मोड पे प्रोसीडिंग की जाती है, डायरेक्ट मोड में लाइन नंबर नहीं होता। वेयर लाइन्स हैश इज unsigned integer in the range of the 0 to 65 5 to 9 एंड स्टेटमेंट इज एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि लाइन नंबर स्टार्ट होता है 0 से लेके 65,529, उसकी लिमिट्स बता दी गई हैं। एंड इज वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट। अ GW बेसिक्स प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे बेटा इस स्टेटमेंट में ये बताया गया कि एक लाइन में जो आप कैरेक्टर लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा प्रिंट, आप प्रिंट लिख रहे हो, ये कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हो गए हैं। उन्होंने बताया कि एक लाइन में 255 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं कर सकता आपका प्रोग्राम एक लाइन में। मीन के ये मेरे पास लाइन नंबर 10 है, 10 में मैं 10 लाइन नंबर पे मैं अपना जो कैरेक्टर्स हैं 255 से एक्सीड नहीं कर सकती। हाउएवर there may be a more than one statement on a line। एक डिफरेंट स्टेटमेंट्स पे मैं अपना प्रोग्राम ज़रूर लिख सकती हूँ। इफ़ सो ईच मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन साइन। अगर हमें एक लाइन पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो उसे इंडिकेशन उसको किससे हम लोग सेपरेट करेंगे, कॉलन साइन से। द प्रोग्राम स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन लाइन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमेशा इसका प्रोग्राम का लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे 10 20 30 14 एंड सो ऑन। तो इसी तरह इसका लाइन असेंडिंग ऑर्डर्स पे फॉलो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ लाइन नंबर 45 इज टाइप आफ्टर द 60, द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन नंबर 45 बिफोर लाइन नंबर 64। एग्जाम्पल, अगर मैंने क्या किया है, लाइन नंबर स्टार्ट कर दी है 60 के बजाय मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है और मैंने क्या किया है, यहाँ पे 60 लाइन नंबर को, स्टेटमेंट्स को कोई वैल्यू दे दी है। उसके बाद मैंने क्या किया, 70 कर दी, 70 के बाद लाइन नंबर आ गई है मेरी
45। ऊपर से सीक्वेंस रेगुलर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उसे क्या किया, उसे तो ये लाइन नंबर 60 मिल रही है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे वो इस लाइन को क्या करेगा, इन दो लाइंस को स्किप करके डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, 45 पे, क्योंकि उसके सीक्वेंस के मुताबिक 45 क्या है, असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक पहले आता है ये नंबर 45। तो ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर किस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, 60 को, फिर उसके बाद 70 को। Reuse of an existing line numbers causes all of the informations contained in the original line number be lost. You may erase some program lines of accident. अब में भी ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली कुछ लॉस्ट हो सकती हैं डेटा रिटर्न में एक्सीडेंटली आपसे कुछ लाइन नंबर्स, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ से आपकी डेटा रिमूव हुआ है, क्योंकि लाइन नंबर डिपेंड कर रहा होता है हमारे इंटरफेस पे, हमारी एग्जीक्यूशन पे। नेक्स्ट है हमारा, अब देखते हैं किस तरह इस प्रोग्राम को सेव किया जाता है। GW बेसिक्स, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज, प्रेस द F4 की और टाइप द सेव कमांड। आपने क्या करना है, कीबोर्ड से सिर्फ F4 को प्रेस करना है। अगर F4 को प्रेस नहीं कर सकते तो आपने वहाँ पे इस जगह पे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद एंड पे आपने क्या कर देना है, SAVE सेव कमांड लिख देनी है। टाइप द वैलिड नेम इन क्विटेशंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब भी आप फाइल सेव एज करते हैं तो उसको आप रीनेम करते हैं, तो इसी तरह आपने कोई ना कोई वैलिड नेम देना है एंड प्रेस एंटर की द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम। जैसे ही आप उस नेम को सेव करेंगे तो ऑब्वियसली वो इजीली आपकी मेमोरी में सेव हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा लोड दी प्रोग्राम। Loading the program refers to bring it into the memory from secondary storage device such as hard disk so that it can be used. स्टूडेंट्स जैसे ही प्रोग्राम लोड हो रहा होता है, जैसे सबसे पहले मैंने ये सेव, आपके 3 प्रोसीजर से गुजरना होता है इसको। आपकी स्टेटमेंट्स लिखने के बाद सबसे पहले आप प्रोग्राम को सेव करते हो, उसके बाद अगर आपको वो एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल करना है, तो उसके लिए आपको लोडिंग द प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स लोडिंग द प्रोग्राम किस तरह होगा कि आपका प्रोग्राम पड़ा होता है सेकेंडरी मेमोरी में, स्टोर हुआ पड़ा होता है, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ पे लाते हैं, मेन मेमोरी में, इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से उसने चलने के लिए कहाँ पे आना होता है, मेन मेमोरी में, फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं सो दैट इट कैन बी यूज, तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अ सेव प्रोग्राम कैन बी लोडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। जब एक प्रोग्राम को सेव किया जाता है तो उसे लोड करने का क्या प्रोसीजर होता है, प्रेस द F3। जबकि F4 किसके लिए यूज़ होता था, सेव करने के लिए, F3 किसके लिए यूज़ होता है, लोडिंग करने के लिए, F3 और टाइप द लोड कमांड। अगर आप F3 प्रेस नहीं करते तो आप LOAD लोड कमांड लिख दें, टाइप द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल नंबर। आपने जिस नेम से सेव किया है अपना प्रोग्राम, उस फाइल को, मीन के सर्चिंग प्रोसीजर, आप उस फाइल का नेम लिखेंगे, प्रेस एंटर। यहाँ पे आपने एंटर को प्रेस कर देना है, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा आपकी मेमोरी में। The file is loaded into memory and it ready to list, edit or run. If the file doesn't exist of an invalid path is type, an error message is displayed. अगर आप जिस नेम से सर्च कर रहे हो अपना नाम, जिस लोडिंग के प्रोसीजर में आपने एग्जिस्टिंग फाइल, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो प्रोग्राम में, वहाँ आपकी मेमोरी में, तो क्या एरर मैसेज वहाँ पे डिस्प्लेड हो जाएगा। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक्स इज .bas। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक प्रोग्राम स्टोर किया है कंप्यूटर के नाम से, ठीक है, मैं अपना प्रोग्राम बनाया है और मैंने उसे सेव किया है कंप्यूटर के नाम से, तो स्टूडेंट्स ये कंप्यूटर .bas, अब ये जो सेव होगा वो है कंप्यूटर
.bas के नाम से सेव होगा। .bas बेसिक्स, .bas किसकी एक्सटेंशन है? बेसिक्स की एक्सटेंशन है। टू सेव द फाइल इन द डायरेक्टरी यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पैथ विद द फाइल नेम, अदरवाइज द फाइल विल बी सेव्ड इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ द GW बेसिक्स। आपने जैसे ही प्रोग्राम को लोड किया है तो आपकी फ़ाइल जो है GW बेसिक्स की डायरेक्टरी में उसकी करंट डायरेक्टरी जिस पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड प्रोसीजर हमारा क्या आता है? एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। पहले मैंने सेव किया, फिर चलने के लिए मैंने उसको क्या किया है? लोडिंग द प्रोग्राम, जो कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आना होता है प्रोग्राम का। अब थर्ड मैंने यहाँ पे कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन होगी मेरे प्रोग्राम की। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रिफर्स टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे क्या करता है? एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे लोडिंग के बाद उस प्रोग्राम को रन करना, कंपाइल करना। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी में आ चुका होता है बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले। देयरफॉर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फर्स्ट लोडेड इट इज़ डिस्क्राइब अबव, जैसा कि उसकी लोडिंग का प्रोसीजर बता दिया गया है। देन प्रेस F2। स्टूडेंट्स आपने देखा कि F4 से किस सेव किया जाता है, F3 से लोड किया जाता है और F2 से इसको एग्जीक्यूट मतलब रन किया जाता है की और टाइप द कमांड रन कमांड। या आप F2 प्रेस नहीं कर सकते तो आपने RUN रन कमांड टाइप करनी है। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल फॉलो इट। तो इस तरह का प्रोसीजर आपको आएगा। ये आपकी ये इनडायरेक्ट मोड है, ये है आपके पास डायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में आप देख रहे हैं कि आपके लाइन नंबर है। डायरेक्ट मोड पे कोई लाइन नंबर, कोई प्रीसीडिंग लाइन नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको आप सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।